25 दिसंबर 1991 क्रिसमस की रात, लेकिन क्रेमलिन में कोई जश्न नहीं था। मिखाइल गोर्बाचोव एक कागज़ पर दस्तखत कर रहे थे और इस एक दस्तखत के साथ एक ऐसी सल्तनत का खात्मा हो रहा था जो 15 ममालिक पर फैली हुई थी। 15 ममालिक, जिसके पास हज़ारों एटम बम थे, जिसने खला में पहला इंसान भेजा था, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। वो क्या हुआ? ख़त्म हो गई? कैसे हुआ ये? कोई जंग नहीं हुई, कोई बम नहीं गिरा, बस एक दिन दुनिया के नक्शे पर नज़र डाली और सोवियत यूनियन गायब था। अंदर से ये सल्तनत तो दहाइयों से ही खोखली हो रही थी। झूठ पे झूठ था इस सल्तनत के अंदर, खौफ पर खौफ। और जब गोर्बाचोव ने सच बोलने की कोशिश की तो सल्तनत इस सच का बोझ उठा ना सकी। आज रूस के अजायब घरों में सोवियत झंडा रखा है शीशे के पीछे, एक यादगार की तरह। और सबक कि कोई भी ताकत हमेशा नहीं रहती, कोई भी सल्तनत अवधि नहीं रहती। अब बात करते हैं पोम्पई, वो शहर जो चंद घंटों में दफन हो गया। 24 अगस्त 79 ईस्वी सुबह का वक़्त पोम्पई के बाज़ारों में चहल पहल थी। दुकानदार रोटी बेच रहे थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। फिर एक पहाड़ जिस पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और अगले ही लम्हे क़यामत आ गई। उसमें से आतिश फशां फटा, राख और गैस का एक तूफान जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म था, एक सेकंड से भी कम वक्त में पूरे शहर पर आ गिरा। लोगों को सोचने तक का मौका ना मिला, भागने तक का मौका ना मिला। वो जहाँ थे, जैसे थे, वहीं जम गए। आज 2000 साल बाद जब माहिरीन आसार कदीमा ने राख खोदी तो मिले इंसानी सांचे। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए, एक आदमी अपना चेहरा ढांपे, एक जोड़ा एक दूसरे का हाथ थामे। ये मौत के मुजस्मे नहीं थे, ये ज़िंदगी की आखिरी झलकियाँ थी, एक ऐसी ज़िंदगी जो एक पल में रुक गई। पोम्पई आज भी मौजूद है, लेकिन अब भी इंतज़ार में है, क्योंकि ये शहर अभी भी मरा नहीं है। अब बात करते हैं प्रिपियात, चेरनोबिल, वो शहर जहां वक्त रुक गया। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23:45 चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक धमाका होता है। यूक्रेन के शहर प्रिपियात में 50,000 लोग सोए हुए थे। इन्हें खबर ही नहीं थी कि मौत हवा में तैर रही है। नज़र नहीं आती, महसूस नहीं होती, लेकिन हर सांस के साथ अंदर जा रही है। अगले दिन शहर खाली कराया गया, लोगों को बताया गया 3 दिन के लिए जाना है, सामान मत लो और जल्दी निकलो। वो 3 दिन आज 38 साल बन चुके हैं। प्रिपियात आज भी वही है, लेकिन खाली। मदरसे में बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी हैं, अस्पताल में टूटे बिस्तर हैं, एक खिलौनों के कमरों में गुड़ियाएँ बैठी हैं, जैसे इंतज़ार कर रही हों कि कोई आए और आकर इन्हें उठाए। कुदरत ने शहर तो वापस ले लिया, दरख्त इमारतों से निकल रहे हैं, भेड़िए सड़कों पर चलते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिविटी अभी भी बाकी है। प्रिपियात 20,000 साल तक आबाद नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एटलांटिस। क्या ये गुमशुदा सल्तनत वाकई मौजूद थी? 2600 साल पहले यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून ने लिखा कि एक जजीरा था एटलांटिस, एक अजीम सल्तनत, इंतहाई तरक्की याफ्ता, इंतहाई ताकतवर, और एक दिन समंदर ने ही उसे निगल लिया। एक रात में, एक दिन में, हमेशा के लिए। 2600 साल से लोग इसे ढूंढ रहे हैं, बहर ओकियानोस में, बहर रूम में, अंटार्कटिका के नीचे। कोई कहता है ये कदीम मिस्र था, कोई कहता है ये यूनानी जजीरा संतोरिनी था जो आतिश फिशां से तबाह हुआ, कोई कहता है ये सिर्फ़ और सिर्फ अफलातून की कहानी थी, एक सियासी सबक के लिए। लेकिन कुछ लोग जो आज भी समंदर की गहराइयों में झांकते हैं, वो कहते हैं हमने कुछ देखा है। क्या देखा है वो नहीं बताते हैं। अब बात करते हैं एक कॉलोनी की, जिसका नाम है रोआनोक कॉलोनी। 117 लोग उस कॉलोनी के आखिर कहाँ गायब हो गए? 1587 अमेरिकी साहिल 117 अंग्रेज़ मर्द, औरतें और बच्चे एक नई कॉलोनी बसाने आए थे। ख्वाब था कि एक नई ज़िंदगी का, एक नई दुनिया का।
गवर्नर जॉन वाइट इन्हें छोड़कर इंग्लैंड गया सामान लेने। 3 साल बाद जब वापस आता है तो क्या मर्द क्या औरतें, 117 लोग, कॉलोनी खाली थी। वो 117 लोग गायब। कोई निशान नहीं, कोई लाश नहीं, कोई जंग के आसार नहीं, सिर्फ एक लकड़ी के खंभे पर खुदी हुई तहरीर क्रोआटोन, बस। इसके बाद कुछ नहीं। कोई नहीं जानता वो 117 लोग कहाँ गए, क्या मुकामी कबाइलों ने अपना लिया, क्या बीमारी ने निगल लिया या कुछ और हुआ। आज भी माहिरीन तहकीक कर रहे हैं, आज भी कोई जवाब नहीं मिला। क्रोआटोन का क्या मतलब था, शायद हम कभी ना जान सकें। अब बात करते हैं एक समंदर की, अराल समंदर। जब इंसान ने एक पूरा समंदर ही ख़त्म कर दिया। एक वक्त था जब अराल समंदर दुनिया का चौथा सबसे झील था। लाखों मछलियाँ, हज़ारों माहीगीर, बंदरगाहें, कश्तियाँ, बाज़ार। फिर सोवियत हुकूमत ने फ़ैसला किया कपास उगानी है, बहुत ज़्यादा कपास। तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया गया। इस समंदर का जो पानी था वो खेतों में बहा दिया गया। और समंदर का क्या हाल हुआ कि वो सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया और सिकुड़ता गया। आज अराल समंदर की जगह एक सहरा है। इस सहरा में कश्तियाँ पड़ी हैं, जंग खाई हुई रेत में धंसी हुई, जैसे किसी ने इन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। माहीगीरों के गांव अब सहरा के बीच में हैं। जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ समंदर था, हम मछली पकड़ते थे, हमारे बच्चे पानी में खेलते थे, लेकिन अब रेत और बस रेत। एक है हाशिमा आइलैंड, जापान का भूतों वाला जजीरा। जापान के साहिल से चंद किलोमीटर दूर एक छोटा सा जजीरा है, नाम है हाशिमा। लेकिन लोग इसे कहते हैं गंगानजिमा, यानी जंगी जहाज़ वाला जजीरा। एक वक्त में ये दुनिया की सबसे गुंजान आबाद जगह थी। 5000 से ज़्यादा लोग इस छोटे से जजीरे पर रहते थे। कोयले की कानें थी, स्कूल था, अस्पताल था, सिनेमा हॉल था। फिर 1974 में कोयला ख़त्म हो गया, कंपनी ने ऐलान किया बंद, और 3 महीनों में पूरा जजीरा खाली हो गया। लोग चले गए, लेकिन सब कुछ छोड़ गए। कपड़े अलमारियों में, खाना मेज़ों पर, बच्चों के खिलौने फर्श पर, जैसे कोई एक पल में गायब हो गया हो। आज हाशिमा जजीरे पर सिर्फ हवा चलती है और टूटी इमारतें खड़ी हैं, खामोश गवाह इस बात की कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदल जाती है। हाशिमा आइलैंड के बाद हम बात करते हैं एक ऐसे ट्रायंगल की जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसकी कहानी हर इंसान ने सुनी ही होगी। उस ट्रायंगल का नाम है बरमूदा ट्रायंगल, जहां जहाज़ और त्यारे पूरी सरार तौर पर गायब हो जाते हैं। शुमाली बहर ओकेनूस में एक इलाका है, 3 कोने हैं उसके, बरमूदा, फ्लोरिडा, पोर्टो रिको। ये है बरमूदा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल ने पिछले 100 सालों में 50 से ज़ायद जहाज़ निकल लिए, 20 से ज़्यादा त्यारे हज़म कर लिए, हज़ारों लोग लापता हो गए। इसका सबसे मशहूर वाक़या है दिसंबर 1945। 5 अमेरिकी फ़ौजी त्यारे फ़्लाइट 19 इस इलाके में गए तरबियती मश्क पर, और फिर रेडियो पर सिर्फ एक पैगाम आया, हमें सिमत नहीं मिल रही, समंदर अजीब लग रहा है, और फिर खामोशी। ना त्यारे मिले, ना पायलट, ना कोई टुकड़ा। साइंसदान कहते हैं तूफ़ान, मीथेन गैस, मकनातीसी खलल, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और है वहाँ जो कि हम समझ नहीं सकते। अब सच क्या है? शायद ये सच साइंसदानों से ज़्यादा वो समंदर ही जानता है। अब एक ऐसा मुल्क जो एक दिन दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया, और उसको कहते हैं ईस्ट जर्मनी। तसव्वुर करें आप सोए हुए हों और सुबह जब आपकी आँख खुले तो आपको वो मुल्क ही नहीं मिल रहा। यही हुआ है ईस्ट जर्मनी के 16 मिलियन लोगों के साथ। 1989 की रात बर्लिन की दीवार गिरी, और 1 साल बाद 3 अक्टूबर 1990 मशरक़ी जर्मनी नक्शे से ही मिटा दिया गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ईस्ट जर्मनी एक अलग निज़ाम था, अलग पैसा, अलग कानून, अलग सोच, जो अपने ही लोगों की जासूसी करती थी। इनकी वो पुलिस थी। जब दीवार गिरी तो लाखों फाइलें सामने आई। लोगों ने देखा कि इनके पड़ोसी, इनके दोस्त कुछ मौके पर इनके अपने ख़ानदान वाले इनकी जासूसी कर रहे हैं। और ये कौन थे? वही ईस्ट जर्मनी वाले जिनकी दीवार गिर गई थी और वो इस तरफ आ गए थे। अब बात करते हैं चेकोस्लोवाकिया, वो मुल्क जो खामोशी से 2 हिस्सों में बढ़ गया। तारीख में एक वाक़या है वेलवेट डाइवोर्स। 1993 की 1 जनवरी को चेकोस्लोवाकिया 2 मुल्कों में तकसीम हो गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। लेकिन यहाँ हैरत की बात क्या है?
کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا، کوئی فسادات نہیں ہوئے، بس سیاستدانوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں اور ہو گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ریفرینڈم کرایا گیا تو اکثر لوگ تقسیم کے خلاف تھے، لیکن سیاستدانوں نے پھر بھی تقسیم کر دی۔ کبھی کبھی قومیں جو ہوتی ہیں وہ خود نہیں ٹوٹتی ہیں، انہیں زبردستی توڑا جاتا ہے۔ یوگوسلاویہ ایک ملک 7 ممالک میں کیسے تبدیل ہوا؟ یوگوسلاویہ جنوبی سلاووں کی سرزمین، ایک ملک جس میں 6 قومیں، 5 زبانیں، 4 مذاہب اور 3 مختلف حروف تہجی تھے۔ مارشل ٹیٹو نے اس ملک کو ایک رکھا اپنی مضبوط مٹھی میں۔ 1980 میں ٹیٹو مر گیا اور پھر جو ہوا وہ یورپ کی سب سے خون ریز تقسیم تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلووینیا نکلا، کروشیا نکلا، پھر جنگ ہوئی، بوسنیا میں نسل کشی ہوئی، کروسو، مونٹی نیگرو، مقدونیہ، ایک ایک کر کے الگ ہوتے گئے۔ آج جہاں ایک ملک تھا پھر وہاں 7 ممالک ہیں، اور ان 7 ممالک کے لوگ آج بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی میں کبھی ایک تھے؟ اب بات کریں گے ہم ان تمام ممالک کے بعد مستقبل میں غائب ہونے والے ممالک کی، کہ اگلا نمبر کس ملک کا ہو سکتا ہے؟ کیا اگلا نمبر مالدیپ کا ہے؟ بحر ہند کے وسط میں 1200 جزیرے، دنیا کا سب سے چپٹا ملک، اوس بلندی صرف 1.5 میٹر سمندر کی سطح سے۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر سمندر کی سطح اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو 2100 تک مالدیپ ڈوب جائے گا۔ مالدیپ کی حکومت نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا، کہاں جائیں گے ہمارے 5 لاکھ لوگ؟ آسٹریلیا سے زمین خریدی، انڈیا سے بات کی، لیکن یہ صرف مالدیپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ توالو پیسیفک کا چھوٹا ملک سب پہلے سے غرق ہو رہا ہے۔ کیریباتی کے لوگ اپنا ملک خالی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کروڑوں لوگ ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں جو آنے والے سالوں میں سمندر کے نیچے ہو سکتے ہیں۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ سائنس ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہم ابھی بھی آنکھیں بند کیے اپنے گھروں میں موبائل فون پکڑے بیٹھے ہیں۔ آخری سوال، کیا ایک دن ہماری موجودہ دنیا بھی غائب ہو جائے گی؟ پومپئی تھا، اٹلانٹس تھا، سوویت یونین تھا، پریپیات تھا، یہ سب تو ختم ہو گئے، اور ہم آج اپنے شہروں میں بیٹھے ہیں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے موبائل فون پر سوچتے ہیں کہ بھئی یہ سب ہمیشہ رہے گا۔ لیکن تاریخ ہمیں ہمیشہ سے ہی سبق دیتی ہوئی آ رہی ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ 1000 سال بعد کوئی ماہر آثار قدیمہ ہمارے شہروں کی کھدائی کرے گا اور ہمارے اسمارٹ فون اٹھا رہا ہوگا، ہماری تحریریں پڑھ رہا ہوگا اور کہے گا یہ لوگ کیا سوچتے تھے، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا؟ شاید معلوم تھا، شاید ہم جانتے ہیں، لیکن انسان کا سب سے بڑا ہنر یہی ہے، وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہتا ہے۔ زندگی چلتی رہتی ہے اور ایک دن خاموشی آ جاتی ہے، لمبی خاموشی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، پراسرار دنیا کی، گمشدہ لوگوں کی، بھولی بسری سلطنتوں کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ہی انفارمیشن آپ کے لیے لائیں اور آپ سے شیئر کریں۔ تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا، اور یاد رکھیں کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔